हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो लोकतंत्र को एक कमज़ोर शासन मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि लोकतंत्र कमज़ोर शासन है अथवा लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है, हम लोकतंत्र के गुण एवं दोषों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के गुणों की चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के गुणों की चर्चा करते समय हम लोकतंत्र की ऐसी सारी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे कि लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन माना जा सकता है। तो पहला गुण है सार्वजनिक हित में वर्दी। सार्वजनिक हित में वर्दी। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वर्दी करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीते, मतलब वो वादा करते हैं कि हम जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, और क्योंकि उनको वापस चुनाव लड़ना होता है अतः वे जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। लोकतंत्र में शासन जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर दूसरा है कार्यकुशल शासन। कार्य शासन कुशल का मतलब है लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे इस शासन में नीतियाँ जनमत के अनुसार बनाई जाती, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी भी होता है, अतः ये शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। क्योंकि जनता का सहयोग प्राप्त रहता है तो जनता है राष्ट्रहित में सहयोग करती है, और प्रशासन का जब सहयोग करती है तो वह एक कार्यकुशल शासन प्रदान करती है। फिर तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र को जो है सार्वजनिक शिक्षा का साधन माना जाता है। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा का साधन है लोकतंत्र, एक सार्वजनिक शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन कह सकते हैं हम इसको। फिर चौथा है नैतिक शिक्षा का साधन। जैसे सार्वजनिक शिक्षा का साधन है वैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है नैतिक शिक्षा का साधन भी है। लोकतंत्र में क्या होता है कि व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है, और वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता और उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार क्या है कि लोकतंत्र एक नैतिक शिक्षा का साधन बन जाता है। फिर पांचवा है देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता। मतलब जो देश है, जो राष्ट्र है, वो किसी सरकार का या किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरी जनता की संपत्ति होती है। देश जनता का होता है। तो जब जनता में के मन में ये भावना होती है तो क्या होता है, इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना का विकास होता है। इस प्रकार ये लोकतंत्र जो है देशभक्ति की शिक्षा भी प्रदान करता है। फिर चौथा क्रांति से सुरक्षा। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने और चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना कम करती है। मतलब जहाँ अधिनायकवाद होता है वहाँ पे क्या होता है कि मनमानी होती है, तानाशाही शासक द्वारा मनमानी होती है। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही उसी सरकार को चुनती है, अपनी इच्छा से जनता जिस सरकार को चुनती है तो जनता उसका विरोध भी किसी विशेष परिस्थिति में करती है। और जब ऐसा लगता है कि कुछ अनीति सरकार बना रही है तो
सरकार को भी ये डर रहता है कि आगामी जब चुनाव आएंगे तो हमें इसका नतीजा, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसलिए वह जनता के हित में ही कार्य करती है। फिर है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की समता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता, अपितु क्या करता है, सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता यानी कानून की समानता और कानून के सामने या विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। फिर 8वां है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति को कार्यपालिका का मतलब सरकार और व्यवस्थापिका यानी जो कानून बनाने वाली संस्था है, जैसे पार्लियामेंट, संसद है या फिर विधानसभा, तो ये व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी करवाती है। फिर 9वां है कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता, अपितु क्या करता है, इनका विकास चाहता है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी सेक्टरों पर नियंत्रण होता है। इन सभी सेक्टरों पर नियंत्रण का मतलब अधिनायकवाद जो है तानाशाही शासक, उसमें क्या होता है, कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि पर नियंत्रण रहता है और वह इनकी प्रगति में सहायक कभी नहीं हो सकता, जबकि लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान की प्रगति में सहायक होता है। फिर 10वां है संविधानवाद में आस्था। संविधानवाद में आस्था मतलब संविधान के अनुरूप लोकतांत्रिक शासन कार्य करता है और संविधान जो है वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। लोकतंत्र में लोकतंत्र जो है वो संविधानवाद में आस्था रखता है। इसका सरल अर्थ ये है कि लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन। निरंकुश शासन वो होता है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता। जो तानाशाही शासक है उसी को हम निरंकुश शासन कह सकते हैं। तो ऐसे निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन यानी नियंत्रित शासन में विश्वास रखता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। शक्ति के विकेंद्रीकरण का मतलब कि शासन की सारी शक्तियाँ किसी एक सरकार में नहीं होकर अलग अलग सरकारों में यानी राष्ट्रीय सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकारों में बटी होती है। तो जब शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है तब लोकतंत्र के सफल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और यह जनसम्मति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। और फिर अंतिम बिंदु है विश्व शांति का समर्थक। राजतंत्र यानी जहाँ राजा का शासन होता है, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र जहाँ तानाशाहियों का शासन होता है। ऐसे शासन का इतिहास क्या बताता है कि शासन प्रणालियों ने समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया। इसका कारण क्या है कि ये शासन प्रणालियाँ क्या करती है, सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति तथा विस्तारवाद में विश्वास रखती है। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। इसका कारण ये है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच जो भी विवाद है उसको बातचीत के माध्यम से पारस्परिक वार्ता एवं समझौतों द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाना चाहता है। ये है लोकतंत्र के गुण। अब हम लोकतंत्र के दोषों की चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के दोषों का मतलब है कि ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से लोकतंत्र को कमज़ोर शासन माना जाता है। तो हम लोकतंत्र के दोषों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा है वो भ्रमपूर्ण है। पहला है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। आलोचकों यानी जो लोकतंत्र के आलोचना करने वाले विद्वान हैं वो क्या मानते हैं कि
व्यक्ति मूलतः एक ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों और आवेगों से चालित होता है, यानी वो अपने भावनाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। और इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यवहार में लोकतंत्र की जगह एक भीड़ तंत्र बन जाता है। फिर दूसरा है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता का मतलब ये है कि लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो उदासीन रहता है, यानी निष्क्रिय रहता है। इस व्यवस्था में ये माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व, यानी लोकतंत्र में क्वालिटी को कम महत्व देते हैं और क्वांटिटी यानी संख्या को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस कारण समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता, निष्क्रिय रहता है। फिर तीसरा है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। हमने गुणों में पढ़ा कि ये नैतिक शिक्षा और देशभक्ति की शिक्षा देता है, तो आलोचक मानते हैं कि ये दावा है वो भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र के बारे में ये दावा पूरी तरह भ्रमपूर्ण माना जाता है कि व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तव में क्या होता है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये शैक्षणिक महत्व का जो दावा किया जाता है वो एक भ्रमपूर्ण स्थिति है। फिर चौथा है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भी भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, ये हमने पढ़ा, परंतु क्या होता है ये व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता। आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के अभाव में व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनाव में धनिक खड़े होते हैं, यानी धनवान लोग खड़े होते हैं और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति, व्यवस्थापिका यानी संसद में या कानून निर्माण करने वाली या सरकार जो होती है उसमें ज़्यादातर लोग यदि धनवान होते हैं तो वे क्या करते हैं कि वो कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जो धनवान लोगों को या ऐसे ही नेता लोगों को के हित में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर लोकतंत्र असफल हो जाता है। फिर पांचवा है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र में संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली अनेक दोष भी आते हैं। राजनीतिक दल प्रणाली में अलग अलग दोष की वजह से ये लोकतंत्र जो है सफल नहीं हो पाता है। सिद्धांत रूप में क्या होता है, सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वह जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं। परंतु व्यवहार में क्या होता है कि सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका क्या होता है, पार्टी का हित ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वह राष्ट्र हित पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर छठा है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी अपने पक्ष में या अपने ऊपर नहीं लेता। कोई भी सरकार या विपक्षी पार्टी होती है, वह जब भी कोई असफलता हाथ लगती है तो वो एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों या अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बताते, किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को ही दोषी बताते। इस प्रकार वे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और ऐसी परिस्थिति में फिर लोकतंत्र असफल रहता है। फिर सातवां है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। आम चुनाव में भी जो अलग अलग लोकतंत्र में अलग अलग जहाँ पे चुनाव होते हैं तो आम चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है और दूसरी ओर क्या होता है, इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी होती है। तो लोकतंत्र में जो है सार्वजनिक धन जो है जनता का जो पैसा है और अलग अलग कानून बनाने जो समय बर्बाद होता है और धन की जो बर्बादी होती है, इसकी वजह से लोकतंत्र को असफल माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय होता है। फिर आठवां है उदासीन मतदाता। उदासीन मतदाता यानी मतदाता जो है जनता में जो वोट करने वाले लोग होते हैं वो उदासीन होते हैं, यानी निष्क्रिय होते हैं। उनको राजनीति से अधिक लेना देना नहीं होता। उनकी एक ही धारणा रहती है कि सारे नेता लोग भ्रष्ट हैं। तो क्योंकि यदि उदासीन रहेंगे तो वो वोट कम करेंगे और वोट कम करेंगे तो फिर
जब मतदाता क्या सभी मतदाता मतदान नहीं करते तो प्राय कम योग्य और अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत होता है 50-60% होता है, यानी कि लगभग 40 से 50% लोग मतदान ही नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में फिर अयोग्य उम्मीदवारों के चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है। फिर 9वां है संकट काल की दृष्टि से कमजोर। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रित होती है और इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते। अब लोकतंत्र में क्या, लोकतंत्र की सफलता के लिए हमने गुण पढ़े, उसमें क्या कहा हमने कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी अलग अलग राज्यों में और स्टेट अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार में सत्ता बटी हुई होनी चाहिए। परंतु जब संकट काल की स्थिति होती है तो निर्णय ले पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एक सरकार होती है तो वो तुरंत और त्वरित निर्णय ले सकती है और गुप्त निर्णय ले सकती है। परंतु यदि साझा सरकारें होती है, अलग अलग सरकारों के ऊपर नियंत्रण रहता है, तो उन सरकारों में आपस में मतभेद भी हो सकते हैं और कोई भी राष्ट्रीय महत्व की बात जो है वो गुप्त रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अंतिम है लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। कुछ आलोचकों का मत ये है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवादी युद्ध व साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध व साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था और ऐसी नीति अपनाने वाले लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार हमने ये लोकतंत्र के दोषों की चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।